देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी पीछे पढ़ा, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें अब ये नया टॉपिक आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही आइडिया देगा कि किस जगह पे कितनी फील्ड है, मतलब एक मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का एक तरीका बदलेंगे। एक तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में देखेंगे, और दूसरा हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म में भी, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मेजर कर रहे थे। और एक तीसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का, वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, तो जिससे मेजर करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहां से मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जा सकती थी। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सहारा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो सपोज दैट अगर कोई यहाँ पे चार्ज है और इसने यहाँ पर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर मूव करता है ए पॉइंट टू बी पॉइंट, कोई टेस्ट चार्ज यहाँ से एक पॉइंट से बी पॉइंट मूव करता है, तो मूव करने के लिए इसको यहाँ से लेकर आने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसकी सोर्स चार्ज की फील्ड में मूव करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। एंड वो वर्क डन कितना करना है पर यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराएंगे तो उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें दो टॉपिक होते हैं, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इतना डिफरेंस है बस कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दोनों पॉइंट हमें नोन थे, यहां से मूव कराया, अगर इस पॉइंट को फर्स्ट वाले पॉइंट को इनफाइनाइट ले जाओ तो क्या बोलोगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, बहुत दूर से चार्ज आ रहा है मूव करता हुआ, बस ये वाला पॉइंट पता है कि यहां तक आ गया मूव करके, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, दैट बिकम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर एक पॉइंट, दोनों पॉइंट में गिवन है तो कहलाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। बट डिफाइन में थोड़ा सा फर्क है, वैल्यू वाइज इनका फॉर्मूला दोनों का सेम रहने वाला है। ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होएगा, बस वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक आने में होगा। और इसमें जो वर्क डन होगा वो ए पॉइंट से बी पॉइंट, दोनों पॉइंट नोन है हमें, वहां तक आने में होगा। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। या फिर इसको एक नई यूनिट नाम दे देते हैं क्योंकि बहुत जगह ये यूज होता है, तो एक नई यूनिट बना देते हैं, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। एंड अभी बात भी करी थी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये इसका मेन है कि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है इसके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है, वेक्टर है, लेकिन ये स्केलर है। स्केलर मतलब डायरेक्शन इसके पास नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम इसका पढ़ेंगे। सेम यूनिट एंड डायरेक्शन वगैरह, स्केलर क्वांटिटी, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम हो जाना है। तो अभी एक डेरिवेशन आता है कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। एक तो जनरल फॉर्मूला मिल गया, जनरल फॉर्मूला में क्या मिल गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अभी कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मेन फॉर्मूला रहेगा। तो अगेन स्टार्ट वहीं से करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, इसको मानते हैं हम यहाँ पे सोर्स चार्ज। ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसको मानते हैं हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज। एंड ये मूव कर रहा है, इनफाइनाइट से ला रहा है, इनफाइनाइट से ला रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और लाने के बाद यहाँ हमने इस पी पॉइंट पे लाके रख दिया, which is distance r from the source charge। एंड इस इनफाइनाइट से लाके इस पी पॉइंट तक लाके रखने में कितना वर्क डन करना पड़ा, सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे। वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बन जाएगा, हमारा पोटेंशियल बन जाएगा। तो फर्स्टली हम वर्क डन निकालेंगे कि इनफाइनाइट से इस चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला मैकेनिक्स से निकाल लेते हैं, एफ इंटू एस कॉस थीटा।
एफ एस कॉस थीटा। अभी यहाँ पर जो हम फोर्स लगाएंगे तो कूलम लो लगाएंगे। कूलम लो क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होगी कि आप आर का जब फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू डिस्टेंस कौन सी लोगे, एक डिस्टेंस जो इनफाइनाइट थी जहाँ से चार्ज स्टार्ट करता है मूव करना, और मूव करते हुए ये सोर्स चार्ज के क्लोज आता है, डिस्टेंस रास्ते में चेंज होती है एंड फाइनली डिस्टेंस पी पे आ जाता है, तो फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाती है, आर हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इनफाइनाइट पे जब था वो डिस्टेंस लेंगे, या रास्ते में जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस आई हैं वो लेंगे, या फिर फाइनल डिस्टेंस लेंगे। तो इसके लिए देखेंगे फोर्स कंटिन्यूअसली लगातार चेंज हो रहा होगा, तो हम रास्ते की कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल सेगमेंट मानते हैं, वेरी स्मॉल सेगमेंट dx। ये इस तरह से स्मॉल सेगमेंट माना कि माने कि ए पॉइंट यहाँ से और बी पॉइंट पे आया और इतनी डिस्टेंस dx चेंज करा है विच इज वेरी लेस डिस्टेंस, और इतनी डिस्टेंस में फोर्स हमारा चेंज नहीं हुआ। तो एक सेगमेंट हमने यहाँ से कंसीडर किया जो टेस्ट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर कंसीडर कर लिया, एक डिस्टेंस पर, और यहाँ पे इतना सेगमेंट में जो भी फोर्स है हमारा वो चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ए से बी तक चार्ज को आने में कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगर हम ए पे एक्स डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो बी पर भी एक्स ही करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो डिस्टेंस में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आया। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इनफाइनिट से आ रहा था, बहुत बड़ी डिस्टेंस थी, आते आते आर पे आ गया, चेंज हो गई, तो रास्ते में फोर्स काफ़ी सारी वैल्यू चेंज करा होगा। तो हमें ऐसा फोर्स लेना है जहाँ पे फोर्स चेंज ना करे, उसके लिए हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड डिस्टेंस की जगह लेंगे अब की बार dx, डिस्टेंस की जगह यूज करेंगे dx, एंड एंगल कितना होगा, dx लेंगे ना, यही तो डिस्टेंस चेंज करी बस अभी हम ए टू बी तक कंसीडर कर रहे हैं। और एंगल कितना होगा, देखें सोर्स चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है टेस्ट चार्ज, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या होता है, रिपल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या होता है, रिपल होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180 डिग्री हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो एंगल यहाँ पे कितना रहने वाला है, 180 डिग्री, कॉस 180। एंड बिकॉज जो भी यहाँ पे वर्क आया होगा वो सिर्फ इतना स्मॉल डिस्टेंस का आया होगा, इसे कंप्लीट वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos 180, के Q1 Q2 बाहर ले अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, -1। सो माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर हम पहले एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर जो +2 है वो बन जाएगी -2। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा माइनस के Q1 Q2, एक्स की पावर -2 + 1 करेंगे तो बचा -1, -2 + 1 फॉर्मूला लगाया, -2 + 1 तो बचा -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 बचेगा -1, माइनस के Q1 Q2 कैन बी राइट इज एट -1 अपॉन एक्स, -1 पावर इन डिनोमिनेटर में लेगा -1 अपॉन एक्स। लिमिट का यूज करेंगे, चार्ज मूव कर रहा है इनफाइनाइट टू आर, तो लिमिट इज इनफाइनाइट टू आर, infinite to r, charge move कर रहा है infinite to r, and applying the limits, so first is upper limit and then lower limits, so minus k Q1 Q2 -1 upon r and minus plus 1 upon infinite, 1 upon infinite becomes 0, so it become k Q1 Q2 -1 upon r। so work done हमारे पास बचेगा so work done is minus plus, so k Q1
Q2 upon let this charge Q1 and this is Q2 and वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर निकालें इस चार्ज को नीचे ले गए तो बचा K Q अपॉन R, इट बिकम अ पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया K Q अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था K Q अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा K Q अपॉन R। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आ गया है नो, इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल अगर देखें, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। एक चार्ज हमने रखा है यहाँ पर, सपोज Q चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ 9 सेंटीमीटर अवे है P पॉइंट से, दिस डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट P पे कितना पोटेंशियल होगा। तो अभी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज अगर रखा है सम डिस्टेंस पे, अगर उसको पोटेंशियल निकालना है तो उसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला बन गया है K Q अपॉन R। गिवन है यहाँ पर हमें Q का वैल्यू, K का वैल्यू हम लगा दें 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 4 × 10⁻⁷ और R कितनी है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो दिस इज 9 × 10⁻⁻2। अगर कैलकुलेट करें सो 9 to 9 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 4 × 10⁻9 -2 पर आ गया तो इट बिकम 11 - 7, यानी कि दिस इज 4 × 10⁴ वोल्ट। तो पोटेंशियल का एक सिंपली फॉर्मूला आ गया है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बी पार्ट भी देखें तो हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज दिस फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अगर इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन का फॉर्मूला भी अभी यहाँ पे फाइंड आउट करवाया है। सो वर्क डन का फॉर्मूले के लिए हमें पोटेंशियल का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, बिकॉज वी नो द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज। सो वर्क हो जाएगा पोटेंशियल इंटू टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल हमको गिवन आ कर लिया 4 × 10⁴ इंटू टेस्ट चार्ज का वैल्यू लगा दें, दिस इज 2 × 10⁻⁹, so it become 4 to the 8 and 10⁻⁵ जूल। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल इसमें से पूछा जा सकता है लाइक दैट, इस तरह से और भी डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर ना, दो डेरिवेशन अभी हमें देखने को मिलेंगे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने डाइपोल का एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, सेम अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं कि डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होने वाला है। तो एक्सियल लाइन क्या है कि डाइपोल टू सेम बट अपोजिट चार्ज separated by a some distance becomes a dipole, let it separated by a distance 2l। एक्सियल लाइन क्या होगी कि इस चार्ज के दिस साइड, ये साइड पूरी एक्सिस कहलाएगी। अब इसी एक्सिस पे हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालने वाले हैं, लेट यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है हमें P पर, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल हमें निकालना है विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना देखा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब निकालेंगे, दोनों में एक मेन डिफरेंस यहाँ पे क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर है। स्केलर होने से एक फायदा रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कि हमें यहाँ पर कोई डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करनी है। जब कोई डायरेक्शन ही ड्रॉ नहीं होनी है तो सिंपली एक स्केलर एडिशन हो जाना है। तो यहाँ P पॉइंट पे दो पोटेंशियल बन रहे होंगे, एक ड्यू टू द चार्ज पॉजिटिव एंड एक ड्यू टू द चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो सिंपली यहाँ पे कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो नेट पोटेंशियल के लिए हम डायरेक्टली विदाउट सीइंग एनी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि पहले डायरेक्शन बनाई जाती है फिर चेक किया जाता है ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा या वेक्टर एडिशन लगेगा। ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सिंपल हो जाता है कि नॉर्मली डायरेक्शन देखनी ही नहीं है और सीधी जितने भी चार्ज की फील्ड पोटेंशियल बन रहा हो सबको क्या कर लेना है, एक ही लाइन में ऐड कर देना है। ए कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास के क्यू अपॉन आर, आई मीन डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है ए से, पी पॉइंट की ए से डिस्टेंस की बात करें
सो दिस डिस्टेंस r, दिस इज l, तो इट बिकम r माइनस l। और अगर b की डिस्टेंस बात करें तो कितना हो जाएगा r प्लस l। सो ए पी यहाँ पर लिख लेते हैं एंड प्लस के क्यू, चार्ज का यहाँ पर साइन लेंगे, माइनस क्यू चार्ज वहाँ पर है बी पर, एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बी पी। ए पी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो हमें मिला आर माइनस एल, वैल्यू पुट करें के क्यू आर माइनस एल एंड माइनस के क्यू प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया एंड दिस इज आर प्लस एल। के क्यू को यहाँ से कॉमन लिया, so it is r minus l and minus 1 upon r plus l। LCM लेंगे, LCM is r minus l and r plus l, so डिवाइड हो जाएगा इस LCM से ये, so यहाँ बचेगा हमारे पास r plus l and माइनस यहाँ बचेगा r minus l। now open the bracket and solve it। so potential is kq r plus l minus r plus l divided by r square minus l square। so कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर कुछ वैल्यूज, लाइक r to r कैंसिल हो गया, आपके पास बचा kq 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। q इंटू 2l बन जाता है डाइपोल मोमेंट p डिनोटेड बाय p, so it become k p over r square minus l square। एंड सिंस एक कंडीशन यहाँ पर assumption हमें लिखना है कि जो डिस्टेंस ऑफ डाइपोल है l which is very smaller than this distance mean r, so l is very smaller than r, ये एक assumption यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। so l square also very smaller than r square and can be neglected, so the electric potential become k p over r square because l square can be neglected। so electric potential due to a dipole at an axial line is k p over r square, p is the dipole moment and which is equal to q into 2l। okay, now दूसरा डेरिवेशन है यहाँ पर डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा कि सबसे पहले डाइपोल बनाए यहाँ पर, a plus and minus charge separated by some distance, let the distance be 2l, it become a dipole and equatorial line होगा जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की जाती है, सेंटर जो परपेंडिकुलर लाइन है, दिस लाइन कॉल्ड अ इक्वेटोरियल line। let's suppose at this point we find a electric potential p point which is r distance from the center, सेंटर से डिस्टेंस की कंसीडर कर लेते हैं r। so again इस p पॉइंट पर दो चार्ज पोटेंशियल बनाएंगे, एक a और एक b। अभी थोड़ा सिंपल हो गया, फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर है तो आपने डायरेक्शन को यहाँ पे नोट नहीं करना है, सिंपली आपने यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, इन दोनों को नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इन दोनों को सिंपली आपको प्लस कर देना है विदाउट सीइंग एनी डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ स्केलर। तो this distance is r square plus l square, Pythagoras, and similarly this distance is r square plus l square। so va हो जाएगा हमारे पास k charge is q upon distance mean ap and ये हो जाएगा k charge is minus q, distance is bp। ap का डिस्टेंस लगाएं तो हमें मिलेगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस के क्यू, इसकी डिस्टेंस लगाएं तो मिलेगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एंड दोनों पोटेंशियल आपस में इक्वल हो गए एंड बीच में साइन नेगेटिव आ गया, सो दैट मीन नेट पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे कितना मिलेगा आपको 0। so the net potential on the equatorial line of due to the dipole is always 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे 0 बन जाता है। तो ये थोड़ा एक फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली। इसी के बेस पे अगर एक न्यूमेरिकल हम देखें, so two charges 3 into 10 power minus 8 coulomb and this coulomb are located 15 centimeter apart। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं, A इसको कंसीडर करा 3 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम
एंड दूसरा चार्ज यहाँ पे बी मान है और इसको लिखा हमने -2 × 10⁻⁸ कूलम, लोकेटेड एट अ 15 सेंटीमीटर अपार्ट, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 15 हमको गिवन है। At what point on the line joining the two charge? At what point line joining on the two charge? ये दो चार्ज को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे किस पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर जीरो होगा। लेट अस कंसीडर ये यहाँ पे जीरो होगा। क्या पॉइंट कंसीडर करा इसे हमने P, कि इस लाइन में कहाँ पर पोटेंशियल हमें जीरो होगा। तो हमने माना कि ये पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, P पर, जो कि A चार्ज से x डिस्टेंस पर है। एंड सो B से ये डिस्टेंस हमारे पास बचनी है 15 - x, क्योंकि हमने कंसीडर करा है कि P पे पोटेंशियल जीरो है, तो Vp इज इक्वल्स टू जीरो। तो V पे पोटेंशियल हमने माना कि जीरो होगा। अब Vp पर पोटेंशियल दो चार्ज बना रहे होंगे अगेन, एक बना रहा होगा A और एक बना रहा होगा B, एंड दोनों का जो पोटेंशियल होगा नॉर्मली विदाउट सीइंग एनी डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ स्केलर, तो दोनों को नेट पोटेंशियल सम होगा। एंड VA का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो Q मीन्स चार्ज दिस अपॉन R कितनी है इसकी डिस्टेंस x। VB की वैल्यू लगाएं तो Q मीन्स चार्ज लगा दें इसका अपॉन डिस्टेंस इज 15 - x एंड टोटल इज इक्वल्स टू 0। इसका ट्रांसफर कर दें तो इट बिकम K 3 × 10⁻⁸ over x। दिस वैल्यू को अगर ट्रांसफर करें तो माइनस बिकम प्लस, सो दिस वैल्यू बिकम दिस। कैलकुलेट करें तो K कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ कैंसिल हो जाएगी, तो रिमाइंडर हमारे पास बचने हैं 3/x इज इक्वल्स टू 2/15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो the value is 3 5 15 45 minus 3x is equals to 2x, so this is 45 is equals to 5x, this is 9, so the potential is 0 at the 9 centimeter from the charge A। तो चार्ज A से ये पोटेंशियल 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज B से कंसीडर करें तो दिस इज 15 - 9 मीन 6 सेंटीमीटर, तो इधर से 9 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा A से, और इधर से निकालें तो 6 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो पूछा था एट व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज पोटेंशियल इज जीरो। तो यहाँ पे थ्योरी लिख के इसे छोड़ देंगे। अब एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल भी एक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का बस। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आएगा और उसकी टर्म को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पढ़ा जाता है। तो अभी हम आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, उसके लिए फिर से कंसीडर करें कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, कोई टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है और मूव करके P पॉइंट पे आ जाता है। एंड जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करने पर। ये अभी जैसे डेरिवेशन हमने करा था टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहाँ पे भी हमने एक कंसिडरेशन मानी थी, तो वही कंसिडरेशन वापस से रिपीट करते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है विच इज इक्वल्स टू F dx cos 180, बिकॉज एंगल यहाँ पे 180 आ गया, सो इट इज F dx इंटू -1। फोर्स को ब्रेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, तो फोर्स होता है हमारे पास QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में F इज इक्वल्स टू QE, तो इट इज QE माइनस QE dx, माइनस साइन से लेके चार्ज को नीचे लेके जाएं तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू E dx। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड अ पोटेंशियल।
फर्स्टली डिफाइन पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल एंड it is denoted as here dV. So this is dV is equals to minus E dx. तो relation between potential and a electric field. तो potential से आप electric field directly निकाल सकते हो. तो अगर हम इसे और थोड़ा सॉल्व करें, so it is become E is equals to minus dV over dx. मैन रिलेशन याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पोटेंशियल माइनस dV over dx. dV over dx यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये पूरी टर्म dV over dx को, इस पूरी टर्म को ही कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पूरी टर्म हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगी. dV मतलब है यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एंड dx मतलब विद डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जो भी पोटेंशियल चेंज होएगा विद डिस्टेंस, वही हमारी उस जगह पे क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी. अब एक चीज है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव साइन यहाँ इसलिए शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ क्या होना है, डिक्रीज होना है. तो जितनी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही पोटेंशियल विद डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सपोज दैट अगर मैंने कंसीडर किया कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मूव हो रहा है, यहाँ पे दो जगह पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ए और बी, तो कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पर या बी पर. इस फॉर्मूले को अगर हम डायरेक्टली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आगे डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज नेगेटिव साइन बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. तो सिंपली पता लग रहा है ए से बी जाने पे आगे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो वी कैन से दैट कि ए पे पोटेंशियल हायर होगा कंपेयर टू बी. इसलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मर लगा है, वहाँ से पोटेंशियल निकल रहा है, तो अगर एक सिटी में पोटेंशियल आया है 220 to 40 के आसपास पोटेंशियल रहता है, लेकिन वही पोटेंशियल अगर किसी विलेज में जा रहा है वायर के थ्रू होता हुआ, तो विलेज में ऑलमोस्ट 200 भी वोल्टेज नहीं पहुंच पाता, वहाँ 180 160 रहता है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है. इसी के बेस पे अगर एक क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर कि सपोज कंडक्टर and we know inside a conductor electric field is zero. Inside a conductor electric field always be zero. No matter conductor is hollow or a solid, always inside a conductor there is no electric field. But inside a conductor potential is zero or not. ये कंसेप्ट हमें चेक करना है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड तो जीरो होता है कंफर्म, लेकिन क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा या नहीं होगा. तो लेट्स सी ऑफ दिस फॉर्मूला E is equals to minus dV by dx. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला E कंडक्टर के अंदर निकालें तो E हमारे कंडक्टर के अंदर जीरो मिलने वाला है. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से dV भी जीरो मिल गया. दैट मीन dV हमारे पास जीरो आ गया. सो इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं होगा. अभी यहाँ से देखने से लग रहा है कि dV तो जीरो आ गया, तो क्या पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन नहीं. dV का मतलब पोटेंशियल जीरो नहीं है. dV का मीन है यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल. तो ये पोटेंशियल जीरो नहीं है, ये तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है. कि अगर किसी सरफेस पर 10 वोल्ट अगर यहाँ पर पोटेंशियल है, तो इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल चेंज जीरो है. दैट मीन हर एक पॉइंट पे यहाँ पोटेंशियल कितना रहने वाला है, 10 वोल्ट ही रहने वाला है. तो दैट मीन इनसाइड अ पोटेंशियल, इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल इज नॉट जीरो. इनसाइड अ कंडक्टर चेंज इन पोटेंशियल जीरो, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा, चेंज नहीं होगा. दैट मीन इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट. कांस्टेंट वो वैल्यू आ जाएगी जो भी इसकी सरफेस पर होगी. सपोज करो कि अगर एक कंडक्टर है, इसके सरफेस पे 10 वोल्ट है एंड 10 वोल्ट है, तो इनसाइड अ कंडक्टर हर एक जगह सेंटर पे भी कितना कंसीडर किया जाएगा, 10 वोल्ट. अगर यहाँ से पूछा जाए कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल है, तो भी 10 वोल्ट. हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पर 10 वोल्ट रहने वाला है. यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस पुट नहीं कर दें जब तक वो इंटरनल है. तो पोटेंशियल वही आएगा जो इसके सरफेस पर होगा. इसी के बेस पर अगर एक न्यूमेरिकल देखें कि a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt. एक होलो मेटल स्फीयर है, स्फीयर होलो हो सॉलिड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होने वाला है और पोटेंशियल उसके अंदर कांस्टेंट होने वाला है. दो कंसीडरेशन अब याद कर लें. पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट. सरफेस पे पोटेंशियल मान लिया कितना है, 10 वोल्ट.
तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ऑलवेज याद रखना है कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा स्फीयर या कोई भी कंडक्टर है उसके हर एक पॉइंट पे अंदर भी वही सेम पोटेंशियल रहने वाला है। तो सरफेस सेंटर पे भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से किसी अंदर किसी और पॉइंट पे भी पूछेगा तो भी वहां पे हमेशा 10 वोल्ट ही रहेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा ये एक ऐसी सरफेस है जहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल इक्वल रहने वाला है। तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जहाँ पे हमेशा पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, वही सरफेस हमारी कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डिफाइन में भी यही लिख रहा है, तो याद कर लेंगे। एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे अगर बात करें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होगा यहाँ पर के क्यू ओवर आर। तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे सेम रखा है, और डिस्टेंस को भी अगर सेम कर लें तो वहाँ हर जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल निकाला ए पर, सिमिलरली उसी आर डिस्टेंस पे दूसरा पोटेंशियल निकालें, यहाँ से तीसरा निकालें, चौथा निकालेगा, इन सारी सरफेस को ज्वाइन कर लिया जाए सारे पॉइंट को, तो एक सरफेस बन जाएगी। एंड यही सरफेस हमारे लिए क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल कहलाएगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए आपको एक सर्कल मिला है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही हैं, बस एक प्रॉपर्टी वहाँ से थोड़ी डिफरेंट है। वो ये देखेंगे कि नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस में अगर आप कोई टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हो, सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज की एक सरफेस आ गई और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज मूव हो रहा है ए टू बी, तो इस पे वर्क डन हमेशा कितना रहने वाला है, 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने वाला टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, नो मैटर व्हाट द पाथ इट इज फॉलोड, कि वो चाहे ऐसे मूव कर जाए, इस तरह से मूव कर जाए, लेकिन इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो हमेशा वर्क डन कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। बाकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह है कि ऑलवेज राइट एंगल होगा, ये भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सरफेस पे राइट एंगल होंगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में राइट एंगल होती थी। जहाँ पर पोटेंशियल सरफेस ज़्यादा क्लोज होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो यह आपको आइडिया दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है किसी पोजीशन पर या वीक है, उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस को देखना है। where the electric potential surface nearer close to each other the electric field stronger, और जहाँ पे सरफेस हमारी थोड़ी डिस्टेंस पर हो गई तो वहाँ कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेजर कर सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे भी अगेन डायरेक्शन भी शो करेगा, और डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बाकी डिफाइन प्रॉपर्टीज हैं, बस थोड़ा वर्डन वाली अलग हो जाती है। अभी 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस आपसे पूछी जाती है एग्जाम में भी बोर्ड के लिए तो खास का बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करवाता है कि ड्रॉ आ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज की कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने वाली है। तो पॉइंट चार्ज की कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने वाली है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कैसी बनने वाली है। अगर हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो जहां जहां उसकी रेडियस सेम है वो सारी सरफेस उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। इसी तरह से कोई दूसरी रेडियस कर ले तो पूरी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। सिमिलरली फिगर में आपको दिख रहा होगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये गैप बढ़ता जा रहा है सर्कल्स, बिकॉज जब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो ये सरफेस क्लोज होंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे वीकर होती जा रही है सरफेस भी एक दूसरे से अवे होती जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डायग्राम शो कर सकते हैं। एंड अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल भी पूछा जाता है कि ये ड्रॉ करने को आपको मिलेगा। तो डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। अब इनमें चेंज क्या है जरा समझते हैं। माने कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है। अभी देखा एक सिंगल चार्ज एक नॉर्मली जस्ट सर्कल बना लेता है, तो अगर इसने भी यहाँ पे बनाया अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, तो यहाँ पे अगर हम 2 पॉइंट कंसीडर करें एक P और एक Q, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट नॉर्मल से ही हमने सर्कल बना लिया तो ये दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों? अभी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज
ये P वाला पोटेंशियल कम हो जाएगा बिकॉज वैल्यू नेगेटिव है, और Q वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर कंपेयर करें तो बढ़ जाएगा। तो Q का पोटेंशियल बढ़ जाएगा कंपेयर टू P, तो इसका मतलब ये एक पोटेंशियल सरफेस नहीं रही। कहाँ का पोटेंशियल कम हो गया देखें तो P वाला। अगर P का पोटेंशियल बढ़ाना है इसलिए इस सर्कल को यहाँ से थोड़ा सा दबना होगा, तो ये एक फ्लैट कंप्लीट सर्कल नहीं बनने वाला है। इधर से तो नॉर्मली सर्कल रहेगा, कर्व रहेगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी सरफेस भी ऐसी रहेगी, यहाँ से तो नॉर्मली आएगी लेकिन यहाँ से थोड़ी फ्लैट सी हो जाएगी, तभी ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो पाएगा। सिमिलर वर्क यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे होगा, इधर से तो सही आएगा, ये फ्लैट सा हो जाएगा, सही आएगा, फ्लैट सा आएगा, लेकिन सेंटर पे लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या रहता है, 0। तो कोई भी ऐसा सरफेस नहीं आएगी जो इसके सेंटर को टच कर जाए, इसलिए देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 दिखा हमें। तो कोई भी आप ऐसे सर्कल ड्रॉ ना करेंगे जो सेंटर पे आ जाए। तो 2-3 लाइनें इधर ड्रॉ कर दें, 2-3 सर्कल इधर ड्रॉ कर दें, सेंटर को बिल्कुल खाली छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं होगी, क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा। तो ड्रॉ करने को आएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। और भी आते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू अ 2 पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, आपकी बात दोनों ही हमने पॉजिटिव कंसीडर करें, तब कैसा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। दोनों पॉजिटिव अगर कंसीडर करें तो अब की बार भी अगर एक जस्ट नॉर्मल सर्कल बनाए, तो अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करें, P एंड Q, तो अब की बार P का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा Q से, क्योंकि इसको इफेक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होके यहाँ पोटेंशियल P पे ज्यादा हो जाएगा, और Q का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर Q का पोटेंशियल कम हुआ है तो सर्कल को यहाँ से फ्लैट होना है। डाइपोल में कहाँ से फ्लैट हो रहे थे हम, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, बीच में से फ्लैट हो रहे थे, लेकिन जब 2 पॉजिटिव आ गए तो इधर से तो जस्ट नॉर्मल सर्कल रहेगा, इधर से फ्लैट कर लेंगे, इधर से नॉर्मल सर्कल रहेगा, इधर से फ्लैट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, नॉर्मल सर्कल रहेगा, यहाँ से फ्लैट करेंगे, और ये भी ऐसे रखेगा, इस तरह से ऑलमोस्ट टचेबल हो जाएंगे। और सेंटर, क्योंकि यहाँ पे अभी इक्वेटोरियल लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो लास्ट वाली सरफेस क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, इस तरह से मिलके एक ही सरफेस बन जाएंगे। चौथा पोटेंशियल निकालने को आता है जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होंगी, जहाँ पे फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, उसकी सरफेस हमेशा होती है प्लेन टू द फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम पोटेंशियल बनाएंगे कि जो फील्ड लाइंस की क्या रहे, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहे। तो डिफरेंट प्लेन्स यहाँ पे कंसीडर कर लिए गए। तो 4 पोटेंशियल सरफेस बनाने को एग्जाम में आ सकती हैं आपके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ 2 पॉजिटिव एंड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों को अपने ड्रॉ करके देखना होता है। इसी बेस पे अगर एक न्यूमेरिकल हम थोड़ा पोटेंशियल का फाइनल करें और एक न्यूमेरिकल देखें कि obtain an expression for the work done in dissociate of the system of the 3 charge placed at the vertices of equilateral triangle of side as shown below। तो एक ट्राइंगल हमें दे रखा है और इसमें कुछ चार्ज रखे हैं, 3 चार्ज यहाँ पे कंसीडर किए, Q एंड यहाँ पे -4Q, यहाँ पर +2Q, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। इन चार्ज को डिसोसिएट करना है, अलग करना है। अलग करने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, तो कितना वर्क डन करना होगा, दैट मीन कितनी एनर्जी इस सिस्टम की होएगी। जैसे अगर इस पेन को मैंने तोड़ना है तो इसे अलग करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना इस सिस्टम की एनर्जी है। अगर ये 10 जूल एनर्जी है तो मुझे बाहर से 10 जूल ही लगाना है, तो कितना वर्क डन करना है इसे डिसोसिएट अलग करने के लिए, तो देखना पड़ेगा क्या इस सिस्टम की कितनी टोटल एनर्जी होगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे इस सिस्टम में कितनी एनर्जी होएगी, तो यहाँ इस सिस्टम में हम 3 पॉइंट कंसीडर करें, ए, बी और सी। तो 2 चार्ज ये आपस में एक एनर्जी कंसीडर कर रहे होंगे, ए बी वाले। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी कि एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, और दूसरी एनर्जी होगी बिटवीन बी एंड सी। अगेन एनर्जी इज अ स्केलर, तो हमने डायरेक्शन वगैरह नहीं देखनी, नॉर्मली जस्ट सबको ऐड करना है, बी एंड सी, एंड अगेन एनर्जी बिटवीन सी एंड ए। ए और बी के बीच एनर्जी निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा के
फर्स्ट चार्ज दैट मीन q, सेकंड चार्ज दैट मीन माइनस q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? a है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a दे रखी है। अगर हम b से देखें तो इसका हो जाएगा k, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज कितना ले लें हम यहाँ पर -4q, सेकेंड चार्ज दिस इज 2q एंड डिस्टेंस अगेन इनके बीच में a हो गया। a और c के बीच देखें तो k, फर्स्ट चार्ज 2q, दूसरा चार्ज लें तो q और डिस्टेंस इनके बीच की भी a होगी। कॉमन ले यहाँ से k q स्क्वायर ओवर a, k q स्क्वायर ओवर a, -4 यहाँ बचने वाला है, 4 to the 8 तो -8 यहाँ बचेगा एंड +2 यहाँ बचा, तो टोटल हमारे पास आया k q स्क्वायर ओवर a इंटू -12 + 2 यानी कि बचा हमारे पास -10। इतने जूल एनर्जी यहाँ हमारे पास होगी, इतने जूल वर्क हमको ही करना पड़ेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ डायपोल। तो पोटेंशियल आपके सिर्फ इतना ही पढ़ लेना है। तो पोटेंशियल क्या है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का हमने पोटेंशियल निकाला, डायपोल का निकाला, डायपोल एट एक्सियल, डायपोल इक्वेटोरियल, और मेनली जो पोटेंशियल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन था विच इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो देखा। उसके बेस पे कुछ कंडक्टर के अंदर की जो रिलेशन है वो करा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने के बाद में अगर इतना कर लें तो आपका पोटेंशियल के ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो डन हो ही जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हो एनसीईआरटी वगैरह वो ट्राई करें, और ना हो तो पूछ लेना।